कोल इंडस्ट्रीज, तो कोल इंडस्ट्रीज के अंदर आप ये समझिए कि सबसे पहले हम इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल इंडस्ट्रीज, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द कोल इंडस्ट्रीज। फिर हम समझेंगे व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस हमको कवर करना है, कुछ करंट अफेयर्स भी है, वो अपन को करंट अफेयर्स की फॉर्म के अंदर पढ़ना है, राइट। और फिर हम उसके देखेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। देखो, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू द कोल इंडस्ट्रीज, विद रेस्पेक्ट टू द स्टील इंडस्ट्रीज, विद रेस्पेक्ट टू द सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो आपका ये जो इंडस्ट्रीज का पार्ट है वो मैं कॉम्प्रहेंसिवली आपको कवर करा रहा हूँ। और कोल इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे, उसका एक सेक्शन है कोल इंडस्ट्रीज का, वो भी मैं इसके अंदर आपको कवर करा दूंगा। प्लस वेरियस करंट अफेयर्स, प्लस योजना मैगजीन के अंदर भी कोल इंडस्ट्रीज का कुछ दे रखा था। तो वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक साथ कंपाइल करके यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव क्लास, और बहुत ही ज्यादा क्वालिटेटिव क्लास अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। कोल इंडस्ट्रीज एक्चुअली है क्या चीज, पहले अपन ये समझ लेते हैं। कोल इंडस्ट्रीज में अपन क्या कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि कोयला निकाल रहे हैं ना, कोल निकाल रहे हैं, कोयला। अब कोयला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनिंग करनी पड़ेगी। और कोल इंडस्ट्री इज जस्ट लाइक ए माइनिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर से हम माइनिंग करते हैं, माइंस खोदते हैं, खदानें खोदते हैं, उसके अंदर से कोयला निकालते हैं, और कोयला निकालकर फिर उसको ईंधन की तरह यूज कर सकते हैं, फ्यूल की तरह यूज करते हैं। अब इस माइनिंग प्रोसेस के अंदर खूब सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, काफी चीजें इसके अंदर हैं, राइट। सबसे पहले हम ये देखें कि कोल इंडिया के अंदर अगर हम देखें, हमारा कोयला क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो भी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे भारत के अंदर, अगर मान लीजिए हम भारत के अंदर 100 एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 100 में से 55% ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द कोल। 55% एनर्जी कोयले से आ रही है। ओ माय गॉड सर, मतलब इतनी सारी एनर्जी, 100 में से 55 एनर्जी तो हम कोयले से निकाल रहे हैं। फिर बाकी देख लो आप, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, वो सब अलग चीज है, ठीक है। पर 55% अभी तक अपन डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कोयले के ऊपर। कोयला एज द नेम सजेस्ट काला है, ठीक है। तो काला है तो इसका एक तरह से बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है कि भाई इस काले कोयले को आप यूज ना करें बिकॉज इट डिग्रेड द एनवायरनमेंट। तो समय के साथ साथ इसका सिग्निफिकेंस भी क्या है, कम होता जा रहा है। बट हम अभी जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं वो कोल बेस्ड फायर प्लांट्स, कोल बेस्ड एनर्जी सोर्स, उसको बिल्कुल उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, जबकि भारत के अंदर ये अभी भी मोर देन 50% इज देयर। तो एक तो ये है कि आने वाले समय में तो भैया आपको टाटा बाय बाय करना ही है कोल इंडस्ट्रीज को, बिकॉज इतना सारा क्या हो रहा है, इतना सारा आप देखेंगे तो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। तो कोल इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस आगे जाकर कम होने वाला है। बट अभी आप देखें कि भारत के अंदर अगर हम देखें तो 55% ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोल। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट शोज द इंपॉर्टेंट ऑफ द कोल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, राइट। तो देखो, coal accounts for more than 55% of India's primary commercial energy. ठीक है, that is given in the economic survey, right? Coal fired पावर जनरेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन। जो भी पावर जनरेशन हम करते हैं उसके अंदर से अगर आप देखेंगे तो 70% जो है पावर जनरेशन दैट इज डन बाय द कोल, ठीक है। कोल पावर जनरेशन जो होती है कोल के द्वारा करी जाती है। और इंडस्ट्रियल प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी जो है, इंडिया प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी का 55% कोयले के थ्रू आता है, ठीक है। कोयले का प्रोडक्शन अगर हम देखें, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा अगेन, एक्सिलरेटेड इन द लास्ट 5 years लीडिंग टू द रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। हमने कोयले का प्रोडक्शन काफी कुछ बढ़ाया है, ठीक है। इसके ऊपर गवर्नमेंट के काफी स्टेप्स है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर देखें तो इंडिया प्रोड्यूस 997.2 मिलियन टन ऑफ कोल, इंपोर्टेड 261 मिलियन टन एंड कंज्यूम 1233.86 मिलियन टन, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अपना डायनेमिक्स है। मतलब अगर हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर देखो, फाइनेंशियल ईयर 14 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 19 तक अगर हम देखें तो हमारा प्रोडक्शन सिर्फ 5.2 था, ठीक है। मतलब ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन जो है 5.2 है, राइट। हर साल जो ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन होता है वो 5.2 है, राइट। इसके अंदर कंजम्पशन का अगर हम देखें तो 5.6 है, और इंपोर्ट का हम देखें तो 7.1 है, राइट। तो इंपोर्ट हम देखो कितना ज्यादा यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। पर आप देखेंगे धीरे धीरे फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कितना कम हो चुका है इंपोर्ट का। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इंपोर्ट का कितना कम हो चुका है, 2.1 हो चुका है। और हम देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, 6.5 प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, कंजम्पशन कम हुआ है, ठीक है, कोल का, बिकॉज हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे गए, धीरे धीरे कंजम्पशन कम होता जाएगा। बट आप यहाँ पर देखो इंपोर्ट कितना ड्रास्टिकली हमने रिड्यूस कर दिया है, राइट।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपोर्ट का भी एक एंगल रहता है कोल इंडस्ट्रीज के अंदर, वो भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ कोल इंडस्ट्री। हम एक तरह से कोल इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करें, फिर अब हम समझ रहे हैं चैलेंजेस ऑफ द कोल इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले चैलेंज जो है इसका वो है इसकी खदानें, कोल माइंस। कोल माइंस हमारी बहुत ही, अगर आप देखेंगे, आउटडेटेड हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुके, दे आर वेरी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर कोयला निकाला जा रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स यहाँ पर है नहीं, तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज कि हमारे कोल माइंस के अंदर एक तरह से टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज हैं, एक तरह से यहाँ पर मॉडर्न माइनिंग इक्विपमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं कोल माइंस के अंदर तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। और अगर आप देखेंगे इसी कारण से, क्योंकि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे फिर कोयले का माइन का, तो इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट जो है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, जीईएम की रिपोर्ट है। ये जीईएम की रिपोर्ट कहती है, देखिए, इंडिया कोल माइंस आर सीवियरली अंडर यूटिलाइज अमिड, है ना, अंडर यूटिलाइज, सीवियरली अंडर यूटिलाइज मतलब कि इसके अंदर इसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से इसका यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 2022 का, ये एक तरह से डेटा की तरह आप यूज कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक मॉनिटर रिपोर्ट, इंडिया कोल माइंस आर सीवियरली अंडर यूटिलाइज्ड अमिड पुश फॉर द न्यू वंस, ठीक है। कि ये बोला जा रहा है कि हम नए तो खोल रहे हैं पर हमारी जो एग्जिस्टिंग है वो अभी क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर आप देखें यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, इंडिया कोल माइन यूज ओनली 2/3 ऑफ देयर कैपेसिटी ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज देखिए तो सिर्फ 2/3 कैपेसिटी ये यूज कर रहे हैं अपनी, राइट। जबकि मतलब 33% कैपेसिटी तो ये यूज नहीं कर रहे, वो और कर सकते हैं। मतलब एक कोल माइन अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 100 निकाल सकती है, अगर इसका पोटेंशियल ये है कि 100 कोल का प्रोड्यूस कर सकती है, पोटेंशियल ऐसा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 66 ही प्रोड्यूस कर पा रही है, बाकी का 33 ये प्रोड्यूस नहीं कर रही है। और हम क्या सोच रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि यार और खदानें खोद देते हैं। अरे भाई, जो एग्जिस्टिंग खदानें हैं उनका अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड, उनके अंदर एक तरह से आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज हैं ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न माइनिंग इक्विपमेंट फ्रॉम द इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स। तो इसके कारण क्या है, इसके कारण हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज आ रही है, और टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज आ रही है, इसके कारण अंडर यूटिलाइजेशन चल रहा है कोल माइंस का, ठीक है। तो अगर हम नई माइंस खोल देते हैं, जैसे 2021 के बाद नई माइंस खोलने की बहुत ज्यादा बात स्टार्ट हुई, ठीक है, पर नए माइन खोल भी देते हैं तो पुरानी जो माइंस हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर एक तरह से आप देखेंगे अंडर यूटिलाइजेशन है, कम से कम उनके अंदर पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हम डालें फिर जाकर चीजें ठीक हो सकती, राइट। तो देखो, कोल माइंस जो है ना दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इज इन एनर्जी सेक्टर, ये तो आपको पता ही चल रहा है। कमर्शियल एनर्जी में देखें तो 55% इज कमिंग फ्रॉम द कोल माइंस, ठीक है। और अगर हम देखें पावर सेक्टर के अंदर देखें तो पावर सेक्टर के अंदर 70% एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द कोल माइंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो डेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, राइट। अब अगर मान लीजिए कोयले की खदान अंडर यूटिलाइज रहेगी, अगर ये ढंग से नहीं होगी, अगर इसके अंदर किसी एक कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी, अभी आगे चलकर बताएंगे हम, ठीक है, मोनोपोली हो जाएगी, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो है, ये जो कोयले की खदानें हैं, ठीक है, अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं हुई, इसके अंदर किसी की मोनोपोली हो गई, प्राइवेट प्लेयर्स को इसके अंदर मौका नहीं मिला, और इन सब के कारण फिर ये कोयला कम प्रोड्यूस करेगी, और कोयला कम प्रोड्यूस करेगी तो दैट विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द इंडिया, ठीक है। आपने सुना होगा 2021 के अंदर एक बहुत बड़ा कोयल कोल क्राइसिस आया था, जिसके अंदर सारे स्टेट्स ऐसे बोल रहे थे भैया हमारे पास कोयला ही नहीं है, अब हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करें, कोयला खत्म होने वाला है, हमारा कोयला खत्म हो गया, हमारा कोयला खत्म हो गया, इस तरह से कोल क्राइसिस आया था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा जो कोयला था वो कोयला प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे हम, है ना, जितनी हमारी डिमांड थी उसके हिसाब से हम कोयला प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द कोल माइंस, इनएफिशिएंसी ऑफ कोल माइंस के कारण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन 2021 इंडिया एक्सपीरियंस सीवियर कोल क्राइसिस विद मोर देन 100 ऑफ 285 थर्मल पावर प्लांट्स जो कि कोयला यूज कर रहे थे, सीइंग कोल स्टॉक्स फॉल बिलो द क्रिटिकल मार्क ऑफ 25% ऑफ रिक्वायर्ड स्टॉक। कि हर कोयले की खदान कोयले के थर्मल प्लांट के अंदर अगर आप देखेंगे तो थर्मल प्लांट के अंदर कम से कम 25% कोयला होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरह से बैकअप की तरह रखते हैं कि कम से कम इतना तो होना चाहिए, अगर इसके नीचे चला गया तो बहुत संकट की घड़ी आ सकती है, ठीक ठीक है। तो इतना तो आपके पास रिजर्व में होना चाहिए, बट आप देखेंगे 2021 के अंदर 285 में से 100 जो थर्मल पावर प्लांट थे उनके अंदर एक तरह से आपको देखने वाला क्रिटिकल मार्क ऑफ 25
रिक्वायर्ड स्टॉक जो था उससे भी नीचे चला गया, लीडिंग टू पावर शॉर्टेज इन सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, झारखंड। झारखंड जहाँ पे कोयले की खदानें हैं, ठीक है, वहां पर आप देख रहे हैं पावर शॉर्टेज आ रहा है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन सब के अंदर आप देखेंगे पावर शॉर्टेज है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी, तो आप ये डेटा को यूज कर सकते हो। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत के अंदर अब बिजली नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि बिजली जो है दैट इज प्रोड्यूस बाय द कोल, और कोल का इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और कोल का इतना ज्यादा अगर आप देखेंगे जो डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर फिर बहुत सारे स्टेप्स लिए थे गवर्नमेंट ने 2021 के बाद, दो और कोल माइंस खोलेंगे, इस तरह की चीजें हुई, पर फिर भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। क्यों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ वन थिंग, जिसके अंदर एक मेजर रोल जो प्ले करता है, मेजर इशू जो चल रहा है अभी कोल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, और इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। मैं इनकी डिबेट भी आपको बताऊंगा। दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, सरकारी कंपनी, राइट, पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है जिसके अंदर सरकार का जो है 67% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो देखो, जब स्टार्टिंग के अंदर अगर हम देखेंगे, जब नेशनलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, तो नेशनलाइजेशन होते वक्त तो कोयले का भी नेशनलाइजेशन हुआ था, कोल माइंस का भी नेशनलाइजेशन हुआ था, अगर आपको पता याद हो तो, ठीक है। जब मैंने बैंक्स का नेशनलाइजेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक लाइन बोली थी, कोयले की माइंस का भी नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो 1973 के आसपास क्या होता है कि एक एक्ट निकल कर आता है, ठीक है, दैट इज नोन एज कोल माइंस एक्ट, कोल माइंस एक्ट। और 1973 इसके अंदर ऐसे बोला जाता है कि होलसेल मोनोपोली ऑफ प्रोड्यूसिंग कोल, ठीक है, थ्रू द कोल माइंस इज गिवन टू ए सरकारी कंपनी दैट इज नोन एज कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया इंडिया लिमिटेड को एक तरह से होलसेल अथॉरिटी देते हैं, भाई तुम ही सर्विस करवाओ, तुम ही जाकर कोयला प्रोडक्शन, कोयला की माइंस के अंदर तुम ही कंट्रोल करो, ठीक है। इसको पूरा का पूरा यहाँ पर एक तरह से फ्री हैंड दे देते हैं, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट अलाउड। आप देख रहे हैं ये जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ बिफोर द एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म से पहले का टाइम है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो होगा, सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर इज वेरी मच इन प्रोमिनेंस, ठीक है, गवर्नमेंट जो है बहुत डोमिनेंस के अंदर है, प्राइवेट प्लेयर्स को आने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कि भैया तुम ही हो सर्विस सर्वा, तुम ही जाकर कोयले की माइंस की रेगुलेशंस करो और ये तो तुम ही प्रोडक्शन करो। अच्छा, उस समय नीड ऑफ आवर था। क्यों था नीड ऑफ आवर? बिकॉज उस समय क्या था, हमारे पास कोयला जो था अगर हम प्राइवेट कंपनीज को देते तो हो सकता था कि हमारा जो कोयला होता वो बहुत महंगा हो जाता और उससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो जाती। तो गवर्नमेंट ने सोचा भैया हम ही निकाल लेंगे, हम ही माइंस को देंगे, और माइंस के ऊपर कंट्रोल, उनका रेगुलेशन दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करा गया। देखिए, डोमिनेंस ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड पढ़ते हैं उससे पहले मैं तुमको एक तरह से नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1973 समझा देता हूं, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, राइट। तो देखो, कोल माइंस एक्ट 1973 और नेशनलाइजेशन, तो जो भी कोल माइंस उस वक्त थी उनका नेशनलाइजेशन कर लिया गया। नेशनलाइजेशन कर लिया गया मतलब उनको एक तरह से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी माना जाएगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल उनके ऊपर हो गया। जैसे मान लो उस समय 10 कोल माइंस प्राइवेट प्लेयर्स खोल के बैठे थे, ठीक है, तो इनको बोला गया कि ना भैया ना, तुम अब साइड हो जाओ, हम क्या करेंगे, इन कोल माइंस को हमने नेशनलाइज कर लिया है। नेशनलाइज करने का मतलब क्या है, ये अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है, और इस तरह से उनका टेक ओवर कर लिया, उनका मैनेजमेंट जो था वो टेक ओवर कर लिया, राइट। तो ये देखो, कोल माइंस एक्ट 1973 एक्सटेंडेड द राइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कोकिंग एंड नॉन कोकिंग कोल माइंस इन द 7 स्टेट इंक्लूडिंग द कोकिंग कोल माइंस टेकन टेकन ओवर इन द 1971, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस वाज फॉलोड बाय द नेशनलाइजेशन ऑल दिस माइंस ऑन 1 May 1973 with the enactment of the Coal Mines Act 1973, which now is a piece of central legislation determining the eligibility of coal mining in India, right? I hope this is clear to everyone. तो आप देखेंगे कि 1973 के आसपास जब नेशनलाइजेशन इस तरह से हुआ, सब कोल माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट मोनोपोली जो थी कोल इंडिया लिमिटेड के पास आ गई। कोल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी थी जिसकी 100% ओनरशिप थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। इसकी धीरे धीरे ओनरशिप डिवॉल्व होगी और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप 67% है। खैर, देखिए यहाँ पर 1973 के अंदर आप ऐसा मानकर चले, कोयले की माइनिंग की सारी जो जिम्मेदारी ले रखी है कोल इंडिया लिमिटेड ने ले रखी है, ठीक है।
तो ओनली यही ऑर्गेनाइजेशन को कहा जा रहा है कि कमर्शियल सेल के लिए तुमको ही कोयला प्रोड्यूस करना है साहब, और कोई कोयला प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, कोल इंडिया लिमिटेड हैड अ नियर कंप्लीट मोनोपोली ओवर द कोल माइनिंग इन इंडिया following the nationalization of coal mines in 1973. For many years, it was the only organization permitted to produce coal for commercial sale. जैसे आप देखेंगे पहले जो कम्युनिकेशन सेक्टर था वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में था। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कितनी सारी इनएफिशिएंसी हो गई थी। मैंने आपको बताया था जब बीएसएनएल का टाइम चलता था, राइट, 1991 से पहले, तब कितनी ज्यादा इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो गई थी कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। उसी तरह से अभी आप देखेंगे तो कोयले की खदानों के ऊपर जो मोनोपोली है वो किसके है, कोल इंडिया की है। हाउएवर दिस मोनोपोली वाज इफेक्टिवली ब्रोकन विद रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन द रिसेंट ईयर। अब यहां पर ये समय आ चुका है कि इसकी मोनोपोली को हम हटाएं, राइट। और इसके लिए ही भारत ने 2020 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमर्शियल पर्पस के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी कहा कि भैया आप भी आओ और आप क्या करो, आप खदानों में से कोयला निकालो। दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है सबको, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो मैंने ये बता रहा हूँ कोल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कोल माइंस जो है दैट इज नॉट टेक्निकली अपडेटेड, और उसका मैंने डेटा देकर आपको बताया कि 2/3 ऑफ कोल माइंस आर अंडर यूटिलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है साहब। दूसरा मैं जो आपको चीज बता रहा हूं दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसकी डोमिनेंस जो है दैट इज क्रिएटिंग अ व्हाट, दैट इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कोल इंडस्ट्री। अब वो क्या है ये मैं आपको इसके अंदर समझा रहा हूँ, राइट। तो देखो इन 2020 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई देखो कोल माइनिंग जो है प्राइवेट सेक्टर को भी देना पड़ेगा फॉर कमर्शियल पर्पस थ्रू ऑक्शंस। This allowed private companies to mine the coal and sell it to the open market, breaking CIL's domination. बट ये जो चीज आई ना 2020 की चीज, इससे पहले एक लड़ाई हुई है किसके बीच में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के बीच में और CIL के बीच में वर्सेस CIL। तो ये लड़ाई जो है बड़ी अभी मुकाम तक पहुंची है ना। 2023 में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है दैट इज अगेंस्ट द कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये अभी अपन देखेंगे कि क्या ये लड़ाई थी, राइट, है ना। ये 2000 आई थिंक 13 या 14 से ये लड़ाई चल रही थी, राइट। और अब जाकर उसका लास्ट के अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर इसका जजमेंट दिया है। तो ये भी अपन समझेंगे कि वो लड़ाई क्या थी, राइट। पर पहले अपन ये समझते हैं, देखिए, while Coal India Limited accounts to for a significant proportion of India's coal production, अभी बहुत सारा कोल प्रोडक्शन जो है कोल इंडिया लिमिटेड कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि एक तरह से इंडिया कोल प्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल माइनिंग बाय द प्राइवेट प्लेयर मींस सीआईआई नो लॉन्गर एंजॉयज एक तरह से जो वो मोनोपोली थी, लीगल मोनोपोली थी कोल इंडस्ट्रीज के ऊपर, अब वो एंजॉय नहीं करती, राइट। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सीआईएल जो है उसकी कंप्लीट मोनोपोली थी 1973 के अंदर, और ये मोनोपोली चलती आ रही थी चलती आ रही थी। इसके कारण बहुत सारी इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो गई। एक तो ये सरकारी कंपनी, ऊपर से इसकी मोनोपोली, तो इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो जाएगी क्या, अगर आप देखेंगे कोल सेक्टर के अंदर कोयला जो है प्रोड्यूस ही नहीं होता है, राइट, है ना। और हमने देखा जैसे सीआईएल की बहुत सारी माइंस है, जो 2/3 माइंस है वो तो अंडर यूटिलाइज्ड है ना। तो ये जब इनएफिशिएंसीज ऐसे क्रिएट हो जाएगी तो गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना पड़ेगा, और 2020 के अंदर एक बड़ा रिफॉर्म गवर्नमेंट ने करा, माइंस अमेंडमेंट एक्ट बोला गया। और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ये कहा गया कि अब कोयले की खदानें प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खुली है, प्राइवेट प्लेयर्स आप जाओ और जाकर मस्ती से कोयला निकालो, ठीक है। पर फिर भी अगर हम देखेंगे इस अमेंडमेंट के बाद भी आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो 78% ऑफ कोल इज जनरेटेड बाय द कोल इंडिया लिमिटेड, और बाकी का ये सब जो है प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर प्रोड्यूस कर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी भी डोमिनेंस जो है वो बना है किसका, कोल इंडिया लिमिटेड का, है ना, बना हुआ है। बट अभी डोमिनेंस जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब देखो, कोल इंडिया लिमिटेड प्रोड्यूस 78% ऑफ इंडियाज ओवरऑल कोल प्रोडक्शन एंड इट अलोन्स मीट्स टू द ट्यून ऑफ 40% ऑफ कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये खुद अपने आप में कर लेते हैं। अब क्या हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, बहुत पुरानी बात आपको बता रहे हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक तरह से ये कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक है, ये एक तरह से मोनोपोली बनाए हुए मार्केट के अंदर। और आपको पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये काम है
कि मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए मार्केट में। बिकॉज अगर मोनोपोली क्रिएट हो गई, अगर मान लीजिए मैं ही ये मार्कर बना रहा हूं, तो मैं ही सर्विस सर्वा हो जाऊंगा, मैं ही इस मार्कर के प्राइस डिसाइड करूंगा, मैं ही इस मार्कर की क्वांटिटी डिसाइड करूंगा, मेरे हिसाब से प्राइस चलेगा, मेरे हिसाब से पूरा मार्केट चलने लग जाएगा, और छोटे छोटे प्लेयर जो होंगे वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसकी कोल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है, अगर कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली रही, तो दैट मोनोपोली विल क्रिएट व्हाट, विल क्रिएट अ नेगेटिव इफेक्ट फॉर द कोल सेक्टर। और जो देखने को भी मिल रहा था, ये चीज बहुत पहले किसने कहा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस तरह से कहा। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए इस तरह से कहा, तो फिर आप यहां पर देखेंगे इसके अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने बहुत सारे पॉइंट भी इसके अंदर दिए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो एक पुराना इनका एक लड़ाई हुआ जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस कोल ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। अब ये जो पुरानी लड़ाई थी अब जाकर मुकाम पे पहुंची है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है। तो हम पहले ये देखेंगे सीसीआई क्यों इसको कह रहा है कि भाई सीआईएल तुम्हारी मोनोपोली के कारण देश बर्बाद हो रहा है। ठीक है, और सीआईएल क्यों कह रही है कि मेरे को मोनोपोली चाहिए भाई, मेरे को डेवलपमेंट करना है तो मेरे को मोनोपोली चाहिए होगी, मेरा डेवलपमेंट मतलब लोगों का डेवलपमेंट। इस तरह से इसके अंदर बात करते हैं। तो मतलब अब हम ये समझ रहे हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2017 हैज कंटेंडेड दैट कोल इंडिया एंड इट्स सब्सिडरीज ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस से इनको कोई मतलब ही नहीं रहता, ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। एंड इंजॉयड मार्केट डोमिनेंस इन द रेलिवेंट मार्केट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द नॉन कुकिंग कोल इन इंडिया। तो इस तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके कुछ एलिगेशंस के ऊपर लगाए, और एक तरह से एक फाइट देखने को मिली। ये देखिए अभी 2023 का एडिटोरियल है, ठीक है, एक तरह से द हिंदू का, ठीक है, उसके अंदर लिख रखा है व्हाट इज द कंटेंशन बिटवीन कोल इंडिया एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या कंटेंशन है थी, अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। क्योंकि 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो उसके बाद उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट करा। ठीक है, देखो कोल इंडिया लिमिटेड इस तरह से बोलता है कि भाई हमको है ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के परव्यू से बाहर रखो। हम है पीएसयू, और हम बहुत इंपॉर्टेंट पीएसयू है, बिकॉज हमको कोयला प्रोडक्शन करना होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से के एम्बिट से हमको बाहर रखो। ऐसा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर 2023 के अंदर जाकर इस केस को सुलटाया है और कहा है कि देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो, उसको पूरा अधिकार है कि वो आपको रेगुलेट करे। ठीक है, वो आपको जो कहे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैन स्क्रूटिनाइज कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब यहां पर इसके बीच में कुछ आप देखेंगे कि जजमेंट के अंदर कुछ बहस बहस होंगी जजमेंट के अंदर, राइट, जजमेंट के अंदर कुछ डिबेट होंगी, राइट, कुछ डिस्कशंस होंगे। तो उन डिबेट और डिस्कशंस को हमने अपने नोट्स के अंदर लिख दिया है। ठीक है, जो भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई देखो इस कारण की डोमिनेंस है, तो हमको कभी ऐसे समझाना हो कि डोमिनेंस कैसा है कोल इंडिया लिमिटेड की, तो हम इस तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस देकर हम बात कर सकते हैं। बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट देयर इज ए नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोल इंडस्ट्रीज, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, प्लस ये ऐसा कोई क्वेश्चन आया दे कि कोल इंडस्ट्रीज के अंदर मोनोपोली है, उस मोनोपोली को हटाने के लिए हमें कुछ हटाने की जरूरत है, तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स यू कैन राइट इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट कोल इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी ही मोनोपोली हो गई है। ठीक है, तो देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये बोल रहा है कि भाई साहब इनकी इतनी मोनोपोली हो गई कि ये हो रखे हैं, और बाकी के जो है उसके अंदर तो कंपटीशन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे बोला कि इन्होंने एक राघव कमेटी की रिपोर्ट, राघवन कमेटी की रिपोर्ट को रेफर करा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने कहा विच कंक्लूडेड दैट द स्टेट मोनोपोलीज लाइक सीआईएल आर नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड शुड नॉट ऑपरेट विदाउट कंपटीशन। कि भाई ये तो अपनी मोनोपोली बनाकर बैठे हैं, विदाउट कंपटीशन ये ऑपरेट कर रहे हैं, राइट, इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं क्योंकि अलाउड ही नहीं है, राइट। तो ये बोलते हैं कि दैट इज नॉट गुड, है ना, इतनी जो स्टेट मोनोपोली है इस जमाने में भी आर नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। इस तरह से राघवन कमेटी इस तरह से बोलती है इसकी। दिस हाईलाइट्स द नीड टू प्रमोट कंपटीशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन द मार्केट। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करता है, खुद करता है ये, इसका कंपटीशन मार्केट के अंदर कोई नहीं है, राइट। तो इसके अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई देखो ये सब चीजें होना चाहिए। ये जो 2021 के अंदर अमेंडमेंट करा भारत की गवर्नमेंट ने, उससे पहले की बात अपन इसके अंदर कर रहे हैं। 2020 के अंदर एक राघवन कमेटी आई और राघवन कमेटी ने इस तरह से ये बात बोली। ठीक है,
फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला कि देखो भाई, कोयला जो है ना, कोई एसेंशियल कमोडिटी तो है नहीं। 2007 से पहले कोयले को एसेंशियल कमोडिटी माना जाता था। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर एसेंशियल कमोडिटी माना जाता था, राइट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता है, उसके अंदर एसेंशियल कमोडिटी का मतलब जिसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके। ठीक है, दैट इज नोन एज एसेंशियल कमोडिटी। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एम्फेसाइज्ड दैट कोल इज नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज द एसेंशियल कमोडिटी। ना ही कोल जो है, कोल नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर तो आया है, पर नेशनलाइजेशन एक्ट जो है वो 9th शेड्यूल में से रिमूव कर दिया गया है 2017 के अंदर। 9th शेड्यूल का मतलब क्या है? अगर कोई भी चीज 9th शेड्यूल के अंदर आएगी तो दैट विल बी आउटसाइड द स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्क्रूटनी से बाहर होगी। तो कोयले की जो नेशनलाइजेशन एक्ट था, द नेशनलाइजेशन एक्ट जो था, ठीक है, वो क्या था? पहले शेड्यूल 9 में था, मतलब इसके अंदर कुछ भी जुडिशरी देख नहीं सकती, बट अभी शेड्यूल 9 के अंदर नहीं है। तो अब जुडिशरी इसके ऊपर क्या कर सकती है? इसके ऊपर जजमेंट दे सकती है। तो देखो, नेशनलाइजेशन एक्ट 2 वाज रिमूव्ड फ्रॉम द 9th शेड्यूल, ठीक है, इन द 2017। This indicates that the coal is subject to market dynamics and should not be exempted from the Competition Commission Act 2002। 2002 के कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट के अंदर ये भी आना चाहिए। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड कहता साहब हमको क्या है, हमको इसकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एम्बिट से बाहर रखो, उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह से बोलता है। क्या क्या बोलता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? सबसे पहले तो वो बोलता है कि भाई देखो, मैं एक रिपोर्ट पढ़ के आया हूँ, उस रिपोर्ट का नाम है राघवन कमेटी रिपोर्ट। उस राघवन कमेटी रिपोर्ट के अंदर ये साफ साफ लिख रखा है कि कोल इंडिया लिमिटेड जैसी जो पीएसयू है ना, ये बड़ा ही एक तरह से इंटरेस्ट में नहीं है, नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है, मतलब दिस इज अगेंस्ट द नेशंस इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, मैंने इसके अंदर देखा, राइट। तो हमको इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने ऐसे बोला कि कोल इंडिया लिमिटेड, सॉरी, कोल जो है, कोयला जो है, अब एसेंशियल कमोडिटी में तो आता नहीं है। पहले आता था, अब नहीं आता एसेंशियल कमोडिटी में। और एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आएगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब चीजें फॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, कि इसको रेगुलेट कर रही है इस तरह से, इसका प्राइस ना बढ़ जाए, ये सब चीजें नहीं कर सकती। तो मार्केट को कोयले को सौंप देना चाहिए कि मार्केट विल डिसाइड इट्स ओन कोर्स। मार्केट के अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे उसके हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से कोयला प्रोडक्शन होना चाहिए, ना कि कोल इंडिया लिमिटेड के हिसाब से। ठीक है, तो देखो, नेशनलाइजेशन एक्ट 2 वाज रिमूव फ्रॉम द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में से नेशनलाइजेशन एक्ट को भी हटा लिया है, इसलिए मार्केट डायनेमिक्स के बेसिस पे होना चाहिए कोयला। ठीक है, शुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एम्बिट के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, कोयला जो होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलती है कि देखो, सब कुछ मोनोपोली जो चल रही है, सीआईएल की चल रही है। जब ये बोलेगी कोयला 10 रुपए का तो 10 रुपए का, कभी ये बोलेगी 20 रुपए का तो 20 रुपए का, कभी इसकी मस्ती आ जाएगी, ये बोलेगी 50 रुपए का तो 50 रुपए का। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हमको एक तरह से देखेंगे, इतनी इरेगुलर प्राइसेस जो होती है, इरेगुलर प्राइसेस, प्लस आप देखेंगे जो इंडस्ट्रीज हैं, कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है, जो ये ट्रांसपोर्ट करेगी इस कोयले को, इधर से उधर ले जाएगी, इनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक तरह से इरेगुलर प्राइसेस यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर देखो, सप्लायर्स इज ऑल्सो इन द पेन। ठीक है, बिकॉज इरेगुलर, बहुत ही इरेगुलर प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, एंड सप्लाई ऑफ द कोल ऑन पावर जनरेशन कंपनीज विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स कंज्यूमर, जो कि इनडायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रहा है? कंज्यूमर को इफेक्ट कर रहा है। तो ये बोलता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भाई मेरे से तो देखा नहीं जा रहा, मैं तो क्या है, मैं तो इसको एक तरह से अपने अपने एम्बिट के अंदर लेकर आओ। ठीक है, मेरे को अलाउ करो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा था हम तुम्हारे एम्बिट में आते ही नहीं है, और वही सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट हमें अलाउ करो कि हम क्या करें, इसको एक तरह से रेगुलेट करें। एक बार इसकी तार हमको मिल गए तो हम तार को अच्छी तरह से खींचना तो जानते हैं। वही कोल इंडिया लिमिटेड का स्टांस क्या है? वो क्या कहती है कि देखो, हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमन गुड अपनाते हैं, तो हमको है ना प्रॉफिट से मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो कोल का। और अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ कोल का तो देयर विल बी प्रॉब्लम, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस तरह से assets के अंदर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ही कहते हैं कि नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के अंदर हमको मोनोपोली स्टेटस दिया है, इसलिए हम मोनोपोली है, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, दूसरा ये बोलते हैं कि भाई अब देखो, इसने ना बहुत इरेगुलर प्राइसेस कर दिए थे। ठीक है, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्राइसेस। ठीक है, एक ही चीज जो है, एक ही आइटम के लिए अलग अलग जगह अलग अलग प्राइसेस। ठीक है, तो डिफरेंशियल प्राइसेस के अंदर इसने कहा था। तो कोल इंडिया लिमिटेड ऐसे बोलता है भाई मैं डिफरेंशियल प्राइसेस
तो इसलिए रखता था टू इंसेंटिवाइज कैप्टिव कोल प्रोडक्शन। कैप्टिव कोल प्रोडक्शन जो होता है, कैप्टिव माइनिंग जो होता है, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए। एम्स टू सस्टेन द लार्जर ऑपरेशनल ऑपरेटिंग इकोसिस्टम एंड टू परस्यू वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। इसके लिए मैं क्या है, कंट्रोल करता था प्राइसेस के ऊपर, डिफरेंशियल प्राइसेस, अलग अलग इरेगुलर प्राइसेस इस तरह से आती। दोनों की बातें समझ गए आप, सीसीआई वर्सेस सीआईएल, ये समझ गए। और आप यहाँ पर समझ रहे सीआईएल के पॉइंट क्या है और सीसीआई के पॉइंट क्या है। सीसीआई बोल रहा है कि भाई साहब ये तो देश को बर्बाद कर देंगे, ये क्या है, अपना एक तरह से कंट्रोल छोड़ना नहीं चाह रहे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमने ये समझा था कि जो कोल माइंस एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक तरह से नियरली मोनोपोली इसके अंदर दे दी गई थी इसको। हालांकि अब 2021 के आते आते हम कुछ कुछ इसके अंदर इंप्रूव करेंगे। 2021 में एक अमेंडमेंट करा गया जिसमें कहा गया कि कमर्शियल कोल प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब चलो थोड़ा और पढ़ते हैं अपन इसके आगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीआईएल इसके अंदर हुआ। तो सीआईएल ने बोला कि मैं तो हूँ पीएसयू, ठीक है, और मैं आ रही हूँ नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर। और नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर मेरे को मोनोपोली का स्टेटस मिला हुआ है, मैं घर से थोड़ी ना लाई हुई, मोनोपोली का स्टेटस मिला हुआ है। तो तुम काहे भड़क रहे हो बे, ठीक है। इस तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से इन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड ने बोला, राइट। तो कोल इंडिया लिमिटेड बोलता है हम इसलिए भड़क रहे हैं भाई, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देश का नुकसान हो रहा है तुम्हारे कारण, ठीक है। मोनोपोली क्रिएट हो रही है, कंपटीशन नहीं हो पा रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आ पा रही सिस्टम के अंदर, मार्केट डायनेमिक्स को तुम फॉलो करते नहीं हो, अपने हिसाब से प्राइसेस को रेगुलेट डीरेगुलेट करते रहते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर बोला। दूसरा इसने बोला कि भाई वो पुरानी बात हो गई, नेशनलाइजेशन एक्ट को पहले 7th 9th शेड्यूल में रखा गया था, अब 9th शेड्यूल के अंदर नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कोयले को पहले एसेंशियल कमोडिटी में रखा गया था, वो एसेंशियल कमोडिटी में नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो देखो फिर क्या हुआ कि फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 2023 के अंदर, और रिसेंट डिसीजन इन द केस कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बाय द सुप्रीम कोर्ट of India has reviewed the discussion around the principle of competitive neutrality in the Indian market. A full bench of Supreme Court settled the ongoing tussle between CCI and CIL over the reconciliation of the Coal Mines Act 1973। ठीक है, तो इसके अंदर फाइनली ये डिसाइड हो गया कि भैया देखो क्या है कि सीसीआई कैन स्क्रूटनाइज पीएसयूज, जो भी पीएसयूज है वो सीसीआई उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है। एक बहुत बड़ा जजमेंट इसके अंदर इस तरह से दिया गया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कॉम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन जो होता है वो न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की मोनोपोली हो जाए बाकी फिर कंपटीशन गया बाहर के अंदर, नहीं, सबके लिए, छोटी से छोटी कंपनी जो होगी और बड़ी से बड़ी कंपनी, उनके लिए कॉम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तो ये था, ये कहाँ पढ़ रहे थे हमने ये कहा था कि सर देखिए कोल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है। तो एक बड़ा चैलेंज हमने पढ़ा था कि भाई इसके अंदर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन द माइंस। और इसके अंदर हमने डेटा के साथ ये चीज पढ़ी थी। दूसरा हम पढ़ रहे हैं डोमिनेंस ऑफ सीआईएल, और डोमिनेंस ऑफ सीआईएल अभी अपन ने खत्म करा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया किस तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और सीआईएल आपस के अंदर भिड़े थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई भिड़ो मत, तुम जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तुम जीत गए, इसको तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हारे एम्बिट से बाहर नहीं हो सकता। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ए फुल पावर टू स्क्रूटनाइज कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। तो जस्ट गिव मी ब्रेक, 2 मिनट्स का ब्रेक दो, ठीक है, फिर अपन कंटिन्यू करें। हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है आपको ये कोर्स? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। मैं आपको बीच में इसलिए डिस्टर्ब करने आ गया, एक चीज याद दिलानी है आपको कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग आई वांट टू लेट यू नो इज दैट कि हमने एक और कोर्स डिजाइन करा है आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन बट गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें साहब, उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, उनको ये लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता। हमको इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट वाला हमको टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर देगा, टेस्ट सीरीज कर लो। टेस्ट सीरीज के हम करते हैं क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट यहां पर एक दिक्कत आ रही है आपको। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसलिए कवर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहां पर
दो गलतियां कर रहे हैं मेजर, और दो गलतियों में से पहली गलती आपकी लाइफ स्टाइल है और दूसरी गलती आपकी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है। राइट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कम से कम 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हम इस बैच के अंदर आपको 9000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, दैट इज अवर टारगेट। और इस बैच के अंदर आपको वीडियो कोर्सेज भी दिए जाएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी हमारा फोकस रहेगा। देखिए, ये जो सिलेक्शन बैच है ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट क्लासेस करवाएंगे, बट उसके साथ साथ हमारा एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेने से कुछ फायदा नहीं होगा, पिछले साल भी आपने ली थी, उससे पिछले साल भी आपने ली थी, बट ये कोर्स से आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। राइट, अगर आप इस कोर्स को ढंग से फॉलो करोगे तो इस कोर्स को बनाने के लिए, इसको विचार करने के लिए इसके ऊपर, ठीक है, मेरे को कम से कम 1 महीना लगा है कि किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन करो, और हमारी पूरी टीम लग रही है इसके अंदर। सारी क्लासेस मैं लूंगा पर बैकअप के अंदर पूरी टीम्स को, क्योंकि हमको 9000 प्लस क्वेश्चंस बनाने हैं और वो भी यूपीएससी लेवल से थोड़े से ऊपर बनाने हैं क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ सीसेट का भी है। चलो, सो हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें, और इसके लिए हमने बैच अनाउंस करा। इसकी डिटेल्स इस तरह से। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। We are very glad to announce you that we are launching a very unique batch for the prelims 2025. Prelims 2025 प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए हम एक बहुत ही यूनिक बैच यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। नेम ऑफ द बैच इज द सिलेक्शन बैच। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th नवंबर। 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। This batch, as the name suggests, is fully focused on getting you selected in the prelims 2025 examination. देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज अ यूनिक बैच फॉर प्रीलिम्स 2025। ऐसा पहली बार यूपीएससी सीएससी की हिस्ट्री के अंदर हो रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन इतना डेडिकेट बैच प्रीलिम्स 2025 के लिए लॉन्च कर रहा है। ये एक तरह से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रीलिम्स 2025 का प्रोवाइड करता है। देखिए, द सिलेक्शन बैच को हमने दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। पहली तरह के स्टूडेंट्स वो हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए या फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक रह गई है। इन्होंने कोई अभी तक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा है, ये पहली बार चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें और प्रीलिम्स को इसी साल हम इसके अंदर प्रीलिम्स निकालें। इन बच्चों को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनके लिए हमने अलग से स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है एडवांस स्टूडेंट्स। एडवांस स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने कभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी है और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनकी जनरली अप्रोच ये होती है कि वो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने भर से आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। इसके अंदर कम से कम प्रीलिम्स के अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाकर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। आप जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे पिछले साल आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, आपने स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट तो बहुत एंथुजियास्टिकली दिए होंगे, बट उसके बाद आपका एंथु कम हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन भर करने से आपका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपकी इसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने द सिलेक्शन बैच स्टार्ट करा है। पहले हम एडवांस स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हम एडवांस स्टूडेंट्स को 8000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जी हाँ, दिस इज अवर पर्सनल गारंटी कि हम 8000 प्लस क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व आपको करवा रहे हैं। इसके अंदर कैसे रहेगा, डेली के 50 क्वेश्चंस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास यहां पर रहेगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, आपके पास और कोई चॉइस होगा नहीं। इसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स भी होगा थ्रू एमसीक्यूज। यहां पर आप देखेंगे स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी जीएस की, स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी करंट अफेयर्स की, और यहां पर स्पेशल टेस्ट सीरीज अगेन सीसेट एग्जामिनेशन की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी। तो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यहां पर आपको आपके हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि आप अब पढ़ लिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस करनी है, और हम आपको ये पूरा का पूरा इसके अंदर करवाएंगे। अब आइए हम ये समझते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, उनके लिए हम किस तरह के फीचर्स इस बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा पढ़ना भी है और इसी साल उनको सिलेक्शन भी चाहिए। मतलब उनके लिए वो सारी चीजें तो होनी चाहिए जो कि एक एडवांस बैच के अंदर है, बट इसके अलावा इनके लिए और भी फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और सबसे पहला फीचर मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं, लाइव और रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। जी हाँ, पूरी जीएस क्लासेस का पूरा सिलेबस जो होगा
वो हम रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में या फिर लाइव क्लासेस के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी और बाकी जो भी क्लासेस होंगी वो हमारे मॉड्यूलर बैच, जो कि एक हाई क्वालिटी के बैच है जिसके अंदर सब कुछ कवर करा गया है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ सीसेट की भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, बिकॉज हम यहाँ पर आपका कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डेली 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास रहेगी, जो कि एडवांस बैच के अंदर भी रहेगी, राइट। कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज, अगेन एडवांस बैच का फीचर है ये। और इसी तरह से स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर जीएस और स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स यहां पर इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। और इसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर सीसेट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। तो इस तरह से हमने इस बैच के फीचर्स बताएं एडवांस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए। अब आइए हम डेली शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज डेली शेड्यूल। तो डेली शेड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर शेड्यूलिंग हमने इस तरह से करी है कि आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ पूरे टाइम ही अवेलेबल रहूंगा। तो आई एम अवेलेबल टू यू, जब जब आप प्रिपरेशन मोड के अंदर होंगे तो मैं भी एक तरह से आपके साथ साथ प्रिपरेशन मोड के अंदर हूं। सबसे पहले सुबह उठकर हम 5:30 से 5:45 AM तक योगा क्लास करेंगे। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो ये आपका रूटीन बनाएगी कि आपको डेली 5:30 पे उठना होगा। उसके बाद योगा के अंदर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठीक 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हमने बोला है डेली लाइव टेस्ट क्लास। डेली लाइव टेस्ट क्लास के अंदर हम आपको एक पूरा क्वेश्चन का सेट देंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक एक करके क्वेश्चंस को लाइव आपको सॉल्व करना होगा। मैं वहां पर प्रेजेंट होऊंगा। हम जैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको उसका आसपास के सारे टॉपिक का कंप्लीट कवरेज आपको दूंगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी डेवलप होगी इस क्लास के अंदर। इसके अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या होगा, ठीक 12 बजे आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा। इस टेस्ट के अंदर जीएस एज वेल एज सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो यहां पर जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे और कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में हम 1 कॉम्प्रिहेंशन देंगे आपको, फिर उसके बाद आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे। ये पूरा टेस्ट आपको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, 1.5 आवर्स। और बाकी का आधा घंटा आपको एनालाइज करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स करी, कौन कौन से गलत क्वेश्चंस यहां पर हो सकते हैं। इसी टेस्ट को हम ठीक 5 बजे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा टेस्ट आपको डिस्कस करूंगा। अगेन मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए थे, क्या क्या आपकी गलती है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। और इसके बाद एक टेस्ट डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडवांस बैच नहीं लिए हैं, जो कि फ्रेशर्स बैच लिए हैं, 7 से 9 बजे तक आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएगी। कुछ क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, जैसे सीसेट का पूरा बैच मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइव क्लासेस होंगी, बाकी सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। दिस लास्ट पॉइंट इज ओनली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स। फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है ये। एडवांस स्टूडेंट्स को ये रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। अब आइए हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए, फीस स्ट्रक्चर दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह की फीस स्ट्रक्चर है। फ्रेशर्स के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है 19,500 और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है 15,000 रुपीज का फीस है। अब आइए हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। आपको स्क्रीन पे एक पेमेंट डिटेल दिख रहा होगा और एक स्कैन कोड दिख रहा होगा। इन दोनों के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो डिपॉजिट करानी है वो 500 रुपीज जमा करानी है। आप जैसे ही 500 रुपीज जमा कराएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दिस रजिस्ट्रेशन फीस इज जस्ट टू बुक योर सीट। उसके बाद आपको 5 डेमो क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपको ये बैच अच्छा लगता है तो ही आप इसको ज्वाइन करिएगा। तो 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए है क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है इसके अंदर। सिर्फ हम ज्यादा स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं कर सकते, ज्यादा स्टूडेंट्स पे फिर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग के अंदर इस बैच के अंदर सिर्फ 30 स्टूडेंट्स रखे हैं। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 8788248734। इस पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इस बैच को लेकर, किसी भी तरह की क्वेरीज है इस बैच को लेकर, तो आप इसमें मेरे से डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।